नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ITI एक्सपर्ट में। हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो टॉपिक हमारा चल रहा था सेल और बैटरी, उसी के हम बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज हमारा होगा इस टॉपिक का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ने वाले हैं जो कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसमें हम पढ़ेंगे द्वितीयक सेल क्या होते हैं, इनके प्रकार, द्वितीयक सेल की लाभ और हानि, द्वितीयक सेल में होने वाली आंतरिक अभिक्रियाएं तथा इनमें होने वाले दोषों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्वितीयक सेल क्या होते हैं। इनकी जब परिभाषा पढ़ें तो वे सेल जो एक बार प्रयोग किए जाने के बाद उन्हें चार्ज करके पुनः प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए द्वितीयक सेल को रिचार्जेबल सेल भी कहते हैं। उदाहरण के रूप में मोबाइल की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, चार्जर, लाइट आदि द्वितीयक सेल के उदाहरण हैं। आपको मैं बता दूं, इस सेल में उपयोग किए जाने वाले जो इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य का प्रयोग द्रव्य के रूप में किया जाता है, इसलिए इन्हें गीले सेल या नम सेल का नाम दिया जाता है। अब देख लेते हैं द्वितीयक सेल के प्रकार। 1 नंबर लेड एसिड सेल, दूसरा निकल आयरन सेल और तीसरा निकल कैडमियम सेल। सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले ये 3 सेल द्वितीयक सेल के उदाहरण हैं। मैं आपको बता दूं, इन सभी सेलों में होने वाली विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय प्रकार की होती है, इसलिए इन सेलों को रिचार्ज या चार्ज किया जा सकता है। द्वितीयक सेल को भंडारण सेल भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें एक बार चार्ज या जिसे हम निम्न भाषा में आवेशित कहते हैं करने के पश्चात यह ऊर्जा का भंडारण ऊर्जा के व्यय हो जाने अर्थात यह सेल डिस्चार्ज हो जाने तक इसमें ऊर्जा का भंडारण रहता है, इसलिए इन्हें भंडारण सेल भी कहा जाता है। अब हमारा होगा जो बात है लेड एसिड सेल की, तो इस सेल का आविष्कार सन 1859 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री वैज्ञानिक गैस्टन पेलेंटी ने किया था। जब इसके आपके सामने जो बैटरी है वह एक लेड एसिड सेल का उदाहरण है। इसमें 6 सेल उपयोग किए गए हैं और एक प्रकार के जो आपके खांचे दिखाई देते हैं जो कि नीले कलर के, वो एक प्लेट का कार्य करते हैं। पुनः आवेशित कर उपयोग में ली जाने वाली बैटरियों में ये सबसे पुरानी बैटरी है, सबसे पुराना सेल है। इसमें थोड़े समय के लिए उच्च धारा प्रदान करने की भी क्षमता होती है। यह बहुत ही सस्ते भी होते हैं, जिसके कारण इन्हें कारों, ट्रक, अन्य गाड़ियां या जो भी शक्तियां हैं उन्हें बहुतायत में उपयोग किए जाते हैं। जब इनकी संरचना की बात करें तो हम संरचना जो आपके सामने एक इन्हें छोटे पार्ट के रूप में दिखाया गया है। सबसे पहले यहाँ पे एक तरफ ग्रिड प्लेट है, उसके बाद में लास्ट में जो इसका कवर है उसके बारे में बताया गया है। तो जो रेड कलर का मार्क है वो सबसे पहले ग्रिड प्लेट है या इसमें एक जाली है, उसके बाद में पॉजिटिव प्लेट और उसके बाद में एक नेगेटिव प्लेट दिखाई गई है। इन दोनों प्लेटों के बीच में एक सेपरेटर का कार्य किया जाता है। अब इन्हें नेगेटिव तथा पॉजिटिव प्लेट को जोड़ के एक सेल बनाया जाता है तथा इन्हीं सेलों को जोड़ के एक बैटरी का निर्माण किया जाता है। इनके 2 टर्मिनल आपको दिखाए गए हैं। एक टर्मिनल होता है धनात्मक तथा दूसरा होता है ऋणात्मक। इस बैटरी के ऊपर एक वाल्व दिया होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट डालने तथा आसुत जल डालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ में ही जब प्लेटों को जोड़ा जाए तो प्लेटों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि जो पॉजिटिव या धनात्मक सिरा एक हो जाए तथा ऋणात्मक सिरे को एक तरफ निकाल लिया जाता है। अब आपके सामने जो बैटरी का एक दूसरा पार्ट है
उसकी मैं बात करें कि लेड एसिड सेल या लेड एसिड बैटरी में एक या एक से अधिक सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, इस बैटरी में 3 सेल अपने को दिखाई दे रहे हैं और 3 सेल कवर के पीछे जुड़े हैं। उदाहरण के लिए 12 वोल्ट की बैटरी की जरूरत हमें पड़ती है, तो लगभग इसमें 6 सेल श्रेणी क्रम में जोड़े होते हैं। प्रत्येक सेल की 2 प्लेटें होती है, एक धनात्मक और दूसरी ऋणात्मक, जिनसे मिलकर एक सेल बनता है। इन दोनों प्लेटों के बीच में एक कुचालक पदार्थ रखा जाता है ताकि दोनों प्लेटें आपस में शॉर्ट ना हो। प्लेटें और उनको अलग रखने वाला कुचालक आदि या कुछ इलेक्ट्रोलाइट जिसमें वाटर तथा तनुगंधक का अम्ल का अनुपात 3:1 होता है और उसे द्रव को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जब बात करें लेड एसिड सेल में धन व ऋण प्लेटों को जब जोड़े बनाए जाते हैं, ये प्लेटें लेड की बनाई जाती है जिसमें रेड लाइट Pb3O4 की लुगदी भरी होती है। इस बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनुगंधक का अम्ल भरा जाता है। जब बात की जाए डिस्चार्जिंग की, तो डिस्चार्जिंग के दौरान दोनों प्लेटें PbSO4 तथा उसमें जो गंधक अम्ल है वो डिल्यूट या H2SO4 बन जाता है। जब वहीं बात करें चार्जिंग की, तो चार्जिंग के दौरान इसकी जो दोनों प्लेटें होती है या दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, वो एक PbO2 रेड लाइट तथा दूसरा Pb का बन जाए, जिसे H2SO4 जो कि एक तनु गंधक का अम्ल बन जाता है। एक प्लेट रेड और दूसरी लेड ऑक्साइड प्लेटें, उनके बीच में गंधक का अम्ल भरा हुआ है जो चार्जिंग की प्रक्रिया के दौरान है। जब ये वापस डिस्चार्जिंग होगी तो इसमें दोनों प्लेटें लेड एसिड में बदल जाएगी। हम जब डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया को जब विस्तृत रूप से देखें, तो बैटरी की जो डिस्चार्ज अवस्था है उसमें आपके सामने जो बैटरी की आंतरिक अवस्था दोनों टर्मिनल, जो कि ये बीच में जो आसुत जल या जल के रूप में बना होता है, इन्हें एक बार चार्ज कर डिस्चार्ज कर देने पर इस सेल के धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्लेटें रेड सल्फेट बन जाती हैं, जिसे PbSO4 कहते हैं। विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट गंधक अम्ल की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिसे आसुत जल का नाम भी कहा जाता है। डिस्चार्ज प्रक्रिया में बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की तरफ गति करने लग जाते हैं। जब हमारे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उस पर रेड कलर का मार्क लग जाता है, इसलिए मैंने इनकी दोनों इलेक्ट्रोडों को रेड कलर में दिखाया है। जब इनके विक्रिया की बात करें, तो ऋणात्मक सिरे के ऊपर जो लेड तथा सल्फेट दोनों मिलकर एक PbSO4 रेड सल्फेट तथा इसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो कि बाहर निकल जाते हैं। जब वहीं पे पॉजिटिव सिरे की बात करें, अब हम बात कर लेते हैं बैटरी की जो चार्जिंग अवस्था है उसके बारे में। बैटरी की चार्जिंग अवस्था के बारे में जब बात करें, तो आपको एक गहरे तथा एक ब्लैक कलर के 2 टर्मिनल दिखाई देते हैं। चार्जिंग जब पॉजिटिव सी प्लेट की बात करें, तो रेड सल्फेट तथा सल्फेट, ये तनुगंधक अम्ल का सल्फेट मिलकर तथा इसमें वाटर बने होते हैं, जो कि एक डिस्चार्जिंग प्रक्रिया है। जब ये चार्ज हो जाए तो इसकी एक प्लेट PbO2 या लेड प्रोक्साइड तथा दूसरी सल्फर एसिड बन जाता है। वहीं जब नेगेटिव प्लेट की बात करें, तो रेड सल्फेट तथा हाइड्रोजन मिलकर एक प्लेट रेड तथा दूसरी सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर लेती है। ये इसके अंदर चार्जिंग अवस्था के अंदर अभिक्रियाएं होती है। अब इसी के बारे में थोड़ा और जानें, जो कि बैटरी की वोल्टेज की बात करें, तो बैटरी की जब चार्ज तथा लोड पे हो या अनलोड पे हो या ओपन सर्किट या बंद परिपथ हो, तो दोनों पे अलग अलग वोल्टेज होगी। हम एक 12 वोल्ट की बैटरी की आउटपुट वोल्टेज के बारे में बात करें, तो नो लोड या ओपन सर्किट पे फुल चार्ज जो बैटरी है उसकी आउटपुट वोल्टेज 12.6 वोल्ट या प्रति सेल 2.1 वोल्ट होगी। जब बैटरी पूर्ण डिस्चार्ज की अवस्था में हो जाए तो उसकी वोल्टेज 12 वोल्ट से कम यानी 11.7 वोल्टेज हो जाती है। जब बैटरी पूर्ण डिस्चार्ज की स्थिति में हो तथा फुल लोड पर हो तो उसकी वोल्टेज 10.5 वोल्ट हो जाती है। वहीं बैटरी की धारिता की बात करें या कैपेसिटी की बात करें,
तो सेल की धारिता का मात्रक एम्पियर घंटा या AH होता है। अर्थात एक बैटरी के द्वारा 1 एम्पियर की धारा लगातार 1 घंटे तक प्रवाहित होने में लगे तो वह इसकी कैपेसिटी या क्षमता कहलाती है। अब बैटरी की जो कैपेसिटी होती है उसका सूत्र होता है करंट, जिसे एम्पियर, तथा टाइम, जिसे घंटे में व्यक्तित करते हैं, उसे एम्पियर हावर से डिनोट किया जाता है। वही सेल की क्षमता की बात करें तो सेल की क्षमताएं निम्न बात पर निर्भर करती है। पहला, प्लेटों की जो साइज होती है उस पर, दूसरी, सेल में उपयोग की गई प्लेटों की संख्या पे, तथा सेल में डाले गए इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता के ऊपर सेल की क्षमता या कैपेसिटी डिपेंड करती है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यहाँ यह जाने कि सेल या बैटरी में धनात्मक प्लेटों की संख्या की तुलना में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या केवल एक अधिक रखी जाती है। बैटरी के दोनों तरफ ऋणात्मक प्लेटों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हम समझें तो एक 9 प्लेट वाले सेल में 4 धनात्मक तथा 5 ऋणात्मक प्लेटें होती है। 5 ऋणात्मक प्लेटों के बीच में 4 धनात्मक प्लेट होती है, या सेल में दोनों तरफ ऋणात्मक प्लेटों का उपयोग किया जाता है। जब बैटरी की चार्ज अवस्था की बात करें तो चार्ज अवस्था में इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व बात करें तो फुल चार्ज अवस्था के अंदर, या जिसे पूर्ण चार्ज अवस्था की बात करें तो बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो 1.25 से 1.28 या 1250 से 1280 होता है। वही हम अर्ध चार्ज की बात करें तो इसका इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व घट जाता है, जो कि 1200 से 1250 तक होता है, यह 1.20 से 1.25 होता है। वहीं डिस्चार्ज अवस्था की बात करें, जब बैटरी पूर्णतः डिस्चार्ज हो जाए तो इसका जो इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व है 1.18 या 1180 या इससे कम हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट का ताप, जब यह तो अपेक्षित घनत्व है जब 27 डिग्री पर हो, रूम टेम्परेचर पर हो। जब इसका अपेक्षित घनत्व 27 डिग्री सेल्सियस पर 1230 से 1260 रखा जाता है। अगर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो तो अपेक्षित घनत्व में 0.0007 प्रति डिग्री के हिसाब से जोड़ते हैं। अगर तापमान 27 डिग्री से कम हो तो यह इसमें से घटाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानें तो बैटरी की चार्ज अवस्था की जांच हाइड्रोमीटर या हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर के द्वारा की जाती है। वहीं दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि बैटरी में डाले गए इलेक्ट्रोलाइट द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि यह एक आनुपातिक राशि होती है। बैटरी चार्ज करने के लिए डीसी शंट जनरेटर का उपयोग लिया जाता है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। अगला, लेड एसिड सेल बैटरी की दक्षता की बात करें तो यह 90% दक्षता होती है, जिसके कारण इसे सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अब हम लेड एसिड सेल में दोष तथा उनके निवारण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भी इसके 4 महत्वपूर्ण दोष होते हैं। पहले हम जैसे बात जाने तो इसे सेडिमेंटेशन दोष कहते हैं। किसी तरल पदार्थ में उपस्थित कणों का जमीन पर आकर बैठ जाना या अवसादन होना उसे सेडिमेंटेशन या तल छटीकरण कहा जाता है। जब हम इसे अंदर इलेक्ट्रोलाइट या जो हमारे सेल में जो रेड सल्फेट की जो लुगदी भरी होती है, प्लेट रेड लेड की बनी होती है, वो लुगदी जब चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया होती है तो उसमें जड़कर बैटरी के जो तली में जमा हो जाती है, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में एकत्रित हो जाने के कारण इसमें जो प्लेटों उपयोग में की जाती है वो शॉर्ट सर्किट होने की संभावना अधिक रहती है, जिसके कारण यह दोष उत्पन्न होता है, या इसे सेडिमेंटेशन या तल छटीकरण दोष कहा जाता है। आपके सामने जो फोटो उसमें दिखाया गया है, जैसे लुगदी भरकर लास्ट जो 5 नंबर इमेज है या प्रश्न लिया उसके अंदर जमा हो गई है। इस दोष के निवारण के लिए या इसे कम करने के लिए प्लेटों के बीच सेपरेटर का उपयोग
किया जाता है। इसे आसुत जल को आवश्यकता अनुसार समय समय पर डालते रहते हैं ताकि इनकी सांद्रता भी बनी रहे। अगला महत्वपूर्ण दोष है बकलिंग दोष। किसी सेल को उच्च धारा पर चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग करने पर प्लेटें मुड़ जाती है, अर्थात प्लेटों के ऐंठ जाने या आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाने की संभावना पैदा हो जाती है। इसे बकलिंग दोष कहते हैं। इस दोष के निवारण के लिए सेल को 6 एम्पीयर से अधिक धारा पर चार्ज और 25 एम्पीयर से अधिक धारा पर विसर्जित नहीं करना चाहिए, जिससे कि बैटरी में बकलिंग दोष उत्पन्न ना हो। तीसरा और महत्वपूर्ण दोष की बात करें तो तीसरा है सल्फेशन दोष। यदि किसी सेल को कई दिनों तक सेल उपयोग में न लिया जाए तो इस अवस्था में सेल का लेड सल्फेट कड़क हो जाता है, जिससे सेल को चार्ज करना कठिन हो जाता है। यह दोष सल्फेशन दोष कहलाता है। इस दोष के निवारण के लिए हमें यह कम करने के लिए बैटरी को चार्ज तथा डिस्चार्ज करते रहना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं भी कई दिन तक हम किसी बैटरी का उपयोग ना किया जाए तो वह बैटरी अपनी भाषा या देसी भाषा के अंदर फूल जाती है। इस दोष को सल्फेशन दोष कहा जाता है। अगला और लास्ट दोष की बात करें कोरोजन दोष, तो सेल के टर्मिनल या संयोजकों पर तांबे तथा लेड ऑक्साइड की एक सफेद नीली परत पैदा हो जाती है। इस परत को हम अपनी देसी भाषा में कार्बन जमा हो जाता है, कार्बन कहते हैं। यह दोष कोरोजन कहलाता है। इस दोष के निवारण हेतु इन्हें पानी से ग्रीस तथा जेली का उपयोग करते हैं। तो हमने पढ़े हैं लेड एसिड बैटरी अद्वितीय सेलों के बारे में। तो आज की क्लास हमारी यहीं पूरी समाप्त होती है। कुछ और महत्वपूर्ण बात जानेंगे हमारी अगली वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अपना नेक्स्ट पार्ट आएगा बहुत ही जल्द। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद।